हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारे 10th सिलेबस का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है टोटल, जिसमें कि हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, एसिड बेस साल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड फाइनल चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, फिर कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है और बहुत सी बातें भी करेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, आप सभी ये जानते हैं कि दुनिया में 2 तरह की चेंजेस, दुनिया में चेंजेस होती है। ये दुनिया जो है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, लगातार इसमें चेंजेस होती रहती है। चेंजेस, बहुत सी चेंजेस होती रहती है। अभी दिन है, कुछ देर में रात हो जाएगी, ये भी एक चेंज है। लेकिन केमिस्ट्री इस चेंज के साथ डील नहीं करेगा। केमिस्ट्री डील करेगा मैटर में होने वाले चेंजेस के साथ। मैटर जानते हैं आप, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस आर कॉल्ड मैटर्स। तो मैटर में होने वाले चेंजेस के साथ डील करता है कौन? केमिस्ट्री। और मैटर में 2 तरह की चेंजेस होती है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या होता है फिजिकल चेंज? आप अच्छी तरह जानते हैं, क्लास 7th में एक चैप्टर होगा आपके सिलेबस में, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूं। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, कुछ नया नहीं बनता है। जो पुरानी चीज है उसी का बस फॉर्म बदल जाता है, कुछ नया नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास पानी है और आपने उसे फ्रीज करके क्या बना दिया? आइस बना दिया। तो पानी को फ्रीज करके आपने आइस बनाया, वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट किया, क्या कुछ नया बना? आंसर है कुछ नया नहीं बना। वो पहले भी H2O था, अभी भी H2O है। बस क्या हुआ? उसका स्टेट बदल गया। वो पहले लिक्विड फॉर्म में था और सॉलिड फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आपने उस पेपर को फाड़ दिया। तो फाड़ने के बाद पहले वो किसी काम का चीज रहा होगा, अब वो रद्दी हो गया। लेकिन एक बात बताइए, क्या कुछ नया बना? आंसर है नहीं। वो पहले भी पेपर था, अभी भी पेपर है। आपके पास एक प्लास्टिक का कुर्सी है, आपने उस कुर्सी को तोड़ दिया। पहले वो कुर्सी था, अब वो कचरा है। चेंज तो हुआ, लेकिन क्या कुछ नया बना? आंसर है नहीं बना। वो अभी भी प्लास्टिक है, पहले भी प्लास्टिक था, अभी भी प्लास्टिक है। तो वैसी चेंज है जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, क्या कहलाती हैं? फिजिकल चेंजेस कहलाती हैं। और जिसमें कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ, वो कहलाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें हम कुछ नया बनता है, जिसमें कुछ नया बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे एग्जांपल के लिए आपने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो मिल्क जब कर्ड बनता है तो कुछ नया बना। पहले वो मिल्क था, अब वो कर्ड है, कुछ नया बना, उसकी नई प्रॉपर्टीज है। मिल्क टेस्ट में मीठा होता है, कर्ड टेस्ट में खट्टा होता है। मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, कर्ड नियरली सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कुछ नया बन गया ना। तो जब कुछ नया बना, नई प्रॉपर्टीज के साथ कुछ नया बना, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज कहलाएगा। आया समझ में? तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ये आप पहले से जानते हैं, आपके नोट में डिफाइन किया गया है दोनों। फिजिकल चेंज को बताया गया है कि द चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, only the shape, size और state of the old substance changes is called physical change। यानी जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, बस शेप साइज कन्वर्ट होता है, वो फिजिकल चेंज है। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ wax etc। A chemical change, the change in which new substances with new properties are formed। जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है वही केमिकल रिएक्शन है। देखिए, अब आप एक बात समझिए, आपके पास पेपर है, उस पेपर में आपने आग लगाया, पेपर जल के राख बन गया। पेपर में आग लगाया, पहले वो पेपर था और जलने के बाद वो क्या बन गया? राख बन गया। तो इस बीच में जब वो पेपर जल रहा था, उस समय जो कुछ हो रहा था वो केमिकल रिएक्शन है। समझ गए? यानी द प्रोसेस बाय व्हिच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन।
केमिकल चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लाइक आपने मिल्क को कर्ड बनाया, तो पहले आपके पास मिल्क था, अब आपके पास कर्ड है। मिल्क इनिशियली था, फाइनली कर्ड है। तो बीच में जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा था, उस समय जो उसके अंदर में हो रहा था वो केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल चेंज जब हो रहा होता है, उस समय जो कुछ होता है वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस और द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू सब्सटेंसेज विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। समझ गए? तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कुछ नया बनता है। तो आंसर क्वेश्चन है कि क्या जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई नया एटम बनता है? क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो नई प्रॉपर्टीज के साथ न्यू सब्सटेंस बना, और हमें ये पता है कि दुनिया के सारे मैटर एटम से बनते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई नया एटम बनता है? आंसर है नहीं बनता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई नया एटम नहीं बनता है। तो फिर क्या होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान? केमिकल रिएक्शंस के दौरान पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। यानी एटम का अरेंजमेंट चेंज होता है। एक बात बताइए, आपका कमरा है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई है, सब चीज अपने अपने जगह पे है। अगर आप चाहें, अगर आप मान लीजिए कि एक दिन सुबह सुबह उठे, घर में कोई नहीं था, आपको मन हुआ कि हम कमरा सैंतते हैं, आपने क्या किया? सब कुछ का जगह बदल दिया। बेड को इस तरफ से उठा के उस तरफ रख दिया, किताब को वहां से निकाल के वहां रख दिया, मूर्ति को वहां से वहां कर दिया। मान लो कि आपने रूम में बहुत सारा चेंज किया, रूम के बाहर न कुछ ले गए, न रूम के अंदर कुछ लाया, लेकिन रूम के अंदर ही आपने सारी चीजें बदली। तो जब शाम में कोई आएगा आपके रूम में, कहेगा अरे तुम तो रूम का हुलिया बदल दिया, तुम तो रूम को पूरा चेंज ही कर दिया। आपने चेंज लाया, लेकिन क्या आपने रूम से बाहर कुछ निकाला? क्या आपने रूम के अंदर कुछ डाला? नहीं, आपने बस क्या किया? अरेंजमेंट चेंज किया। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान भी यही होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कोई नया एटम बनता है। बस क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। यू नो बॉन्ड्स, आपको पता है बॉन्ड्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को बांध के रखने वाला जो फोर्स है वही केमिकल बॉन्ड है। क्लास 9th में पढ़ाया था मैंने। तो पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, यानी कोई भी नया एटम नहीं बनेगा। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि नो न्यू एटम्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इट, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी नया एटम नहीं बनता है। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। बस एटम्स का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। समझ में आ गया क्या होता है रिएक्शन के दौरान? ये समझ में आ गया। यही सारा खेल होता है, बॉन्ड्स टूटना और बॉन्ड्स बनना, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना। अब देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो चीज पहले था और जो चीज बाद में आपको मिला, तो जो पहले था वो रिएक्टेंट है और जो बाद में आपको मिला वो प्रोडक्ट है। जैसे आपने मिल्क को कर्ड बनाया, तो मिल्क क्या कहलाएगा? समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, मिल्क क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और फाइनली आपको क्या मिला? कर्ड। तो कर्ड क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेज व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी वैसे सब्सटेंसेज जो रिएक्शन में भाग लेता है रिएक्टेंट्स कहलाता है। एंड द सब्सटेंसेज व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन के बाद जो नया चीज आपको मिलता है वो है क्या? प्रोडक्ट्स। आया समझ में? जैसे आपने लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? CO2 प्लस H2O मिलके बनाता था क्या? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप मैं यहां लिखना चाहूं उसे, मैं यहां लिखता हूं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या था? CO2 प्लस H2O दोनों मिलकर के क्या बनाता था? C6H12O6 प्लस O2। यही था ना बुआ? अगर इसमें तुम देखना चाहते हो तो ऐसे होता था। तो ये दोनों रिएक्शन में भाग लिया और ये दोनों आपको रिजल्ट में मिला, तो ये क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है वो रिएक्टेंट्स है, जो रिजल्ट में मिलता है वो प्रोडक्ट्स है। समझ में आ गया होगा क्या है रिएक्टेंट्स, क्या है प्रोडक्ट्स।
सबका डिफिनेशन नोट में अवेलेबल है, चिंता मत कीजिए, नोट पर सुनते चलिए बात। तो रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट बदल जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो एटम रिएक्टेंट के अंदर है वही एटम प्रोडक्ट के अंदर है, कोई नया एटम नहीं बना, बस एटम का क्या हुआ, अरेंजमेंट चेंज हुआ। समझ गए। देखिए यहां पे बना हुआ है रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण, लक्षण समझते हो ना, हाँ, चाल शिक्षा लक्षण। तो रिएक्शंस के कुछ लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब कोई रिएक्शन होता है तो यहां पर मैंने 5 बातें लिखी हुई हैं, इन 5 में से कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है मैं बारी बारी से बताऊंगा, पहले मैं एक बार समझा दूं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व हो सकता है। सेकेंड, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बन सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल सकता है। या नहीं तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल सकता है। ये जो 5 है, ये 5 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब आपको सर ये कहला है, क्या कहते, क्या मतलब, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस होती हैं। ऑब्जर्वेबल करने मतलब कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो हमें दिखता है, अरे ये हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब आप किसी एसिड के अंदर कोई मेटल डाल दोगे, जैसे कहने का मतलब आप ये समझो कि अगर मान लीजिए कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपने क्या किया ना, जिंक डाल दिया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आप जिंक डालोगे ना, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, आपको दिखेगा, देखो बुलबुला निकल रहा है। तो देख के पता चल गया ना कि बुलबुला निकलता हुआ देखा, यानी कि कुछ निकल रहा है, गैस बाहर आ रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है। तो यहां हमें कैसे पता चला रिएक्शन हो रहा है, गैस के निकलने से। तो गैस का निकलना यह साबित करता है कि रिएक्शन हो रहा है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, दोज ऑब्जर्वेबल चेंजेस बाय व्हिच वी कैन ऑब्जर्व दैट केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग। यानी वैसे चेंजेस जिनसे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रहा है, वही क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। देखिए नोट में डिफाइन किया गया है कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देन सम चेंजेस आर इजीली ऑब्जर्व। कुछ चेंजेस है जो आसानी से ऑब्जर्व हो जाती हैं। दीज इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी ये जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस है उसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो some chemical reactions are observed by evolution of gas। यानी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो गैस निकलता देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अरे कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रहा है। समझ गए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, किसी भी एसिड में आप कोई भी मेटल डालो, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यानी रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निकलना यह साबित करता है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर इसके बाद आप बात करो, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और उसे रिएक्ट करवाओ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर आना यह साबित कर देगा कि रिएक्शन हो रहा है। समझ गए बात। जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो सारी बातें समझ में आएंगी, हम और भी बातें करेंगे। तो गैस का निकलना साबित करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। कई बार ऐसा होता है कि जब रिएक्शन होता है तो कलर बदल जाता है। क्या होता है, कलर बदल जाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल दे तो अगर आप लेड नाइट्रेट, जब आप आएंगे क्लास इंस्टीट्यूट खुलेगी तो लैब में मैं दिखाऊंगा सारी चीजें कि कैसे कलर चेंज होता है, सारी बातें। तो जब वो खुलेगी तो हम लोग उसमें लैब में बात कर लेंगे। तो जब आप लेड नाइट्रेट लोगे, लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है। तो लेड नाइट्रेट को आप घोल दो पानी में, और पोटासियम आयोडाइड ले लो, उसे भी क्या करो, पानी में घोल दो। और जो ही इन दोनों को मिक्स करोगे, दोनों कलरलेस है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी कलरलेस है और पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी कलरलेस है। और जो ही दोनों को मिक्स करोगे, देखोगे पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब येलो कलर में हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो ये साबित हो गया कि क्या हुआ,
रिएक्शन हुआ। और ये रिएक्शन कैसे पता चला कि रिएक्शन हुआ? क्योंकि कलर चेंज हुआ। पहले कलरलेस था, बाद में येलो हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि कलर चेंज से हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो आपने देखा कि इस तरह से होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होता है। वैसे हम लोग लैब करने वाले हैं, जब ये लेक्चर के लास्ट में हम सभी का लैब करवाने वाले हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, सारी बातें समझ में आएंगी। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आप मिक्स करते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन को वाटर में मिक्स करके जब मिक्स करते हैं दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को, तो वो क्या हो जाता है? पोटेशियम आयोडाइड बनता है, नहीं लेड आयोडाइड बनता है, जो कि येलो कलर का होता है। और वो रिएक्शन हमें कैसे पता चलता है? चेंज इन कलर से पता चलता है। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट? देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट। देखिए जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स किए, यानी कि दो लिक्विड को मिक्स किए और प्रोडक्ट में एक सॉलिड बना, और एक ऐसा सॉलिड बना जो इनसॉल्युबल है, तो अगर आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं या दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट में एक सॉलिड मिल रहा है, और कैसा सॉलिड? इनसॉल्युबल सॉलिड, तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होगा? उस सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा ना, तो वो क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेट कहलाता है। और कई सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, हमें इससे पता चलता है कि प्रिसिपिटेट हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप, जैसे अभी तुरंत आपने देखा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपने मिक्स किया, तो आप देखेंगे कि जो येलो कलर का जो होता है, येलो कलर का जो बनता है लेड आयोडाइड, वो पूरा का पूरा सॉलिड होता है और वो अलग हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में अलग होगा, तो प्रिसिपिटेट बन गया। या नहीं तो आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सबसे मेन एग्जांपल यही चलता है जनरली, कि आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए और उसमें क्या कीजिए ना, आप आयरन नेल डाल दीजिए। तो जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डालोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उस टेस्ट ट्यूब के नीचे ब्राउन कलर का एक सॉलिड जमा होगा जो कि कॉपर होगा। तो आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हुआ, यह बात मुझे कैसे पता चला? कॉपर के प्रिसिपिटेट बनने से, यानी कॉपर का सॉल्यूशन से अलग हो जाने से। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। समझ गए? इसका भी हम लोग लैब कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है चेंज इन स्टेट। कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन जो होता है वो हमें पता चलता है किससे? स्टेट में चेंज होने से, कि स्टेट बदलता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपने किसी कागज को जलाया, तो कागज में क्या होता है? कार्बन होता है, और जब वो जलता है तो क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो कार्बन से क्या हुआ? कार्बन गैस में कन्वर्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट बदल जाता है। क्या हो जाता है? स्टेट बदल जाता है। तो स्टेट के बदलने से भी क्या होता है? हमें केमिकल रिएक्शन का पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और एक फाइनल है चेंज इन टेम्परेचर। ये बहुत जनरली होता ही है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है कि आप रिएक्शन करवाए, तो जिस कंटेनर में आपने रिएक्शन करवाया वो कंटेनर या तो गर्म हो जाएगा, वह कंटेनर ठंडा हो जाएगा। ये देखा गया जनरली, यानी टेम्परेचर बदलता है। टेम्परेचर, कंटेनर का गर्म हो जाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर का कंटेनर का ठंडा हो जाने का मतलब टेम्परेचर घट गया। तो टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना, इससे भी हमें पता चलता है क्या? कि रिएक्शन हो रहा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस के। सवाल उठता है कि टेम्परेचर चेंज क्यों होता है? तभी मैंने तुरंत बताया कि जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। देखिए जब बॉन्ड्स टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ये फिक्स है। बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो देखो रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो पुराने बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी मिलेगी और नए बॉन्ड्स के बनने में एनर्जी लगेगी। तो अगर मान लीजिए जो पुराना बॉन्ड टूट रहा है उससे जितना एनर्जी मिला, नेट एनर्जी मिला, उससे अगर ज्यादा एनर्जी बॉन्ड बनाने में लग गया तो क्या होगा? ये सारा का सारा एनर्जी यहां खर्चा हो जाएगा, और प्लस ज्यादा एनर्जी लगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से एनर्जी लेगा ना, तो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से वो हीट ले रहा है। और अगर ऐसा रिएक्शन हो जिसमें क्या हो? पुराने बॉन्ड्स टूटने से बहुत ही एनर्जी मिला और नए बॉन्ड बनने में कम ही एनर्जी लगा,
तो एनर्जी एक्स्ट्रा बच गया ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचा वो क्या होगा, सराउंडिंग में रिलीज होगा, और सराउंडिंग में रिलीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। है समझ में? तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। इसी बेसिस पर केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, और वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होता है क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आप लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं, आपने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा उसमें क्या होता था, एनर्जी एब्जॉर्ब होता था, सब सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होता था ना। तो फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन का। और जब रिस्पायरेशन होता था तो क्या होता था, एनर्जी रिलीज होता था, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आई होप आपको समझ में आया। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। आया समझ में? और इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, जनरली टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि हीट अगर रिलीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट अगर एब्जॉर्ब होगा टेम्परेचर घट जाएगा। आया समझ में? तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और टेम्परेचर हीट कैसे रिलीज और कैसे एब्जॉर्ब होता है मैंने पूरा कहानी समझाया, नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, नोट्स में भी बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, केमिकल रिएक्शंस के। समझ गए? तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, चैप्टर इसी चैप्टर का पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है, बस एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, और केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गैस का निकलना, कलर का बदल जाना, प्रिसिपिटेट का बनना, स्टेट का बदल जाना, या टेम्परेचर का चेंज हो जाना। और टेम्परेचर चेंज क्यों होता है वो भी मैंने बताया, बॉन्ड टूटना, बॉन्ड बनने का सारा कंसेप्ट, और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो भी मैंने समझाया। नोट में अच्छे से लिखा हुआ है, कोई ज्यादा बड़ी बातें हैं नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ जाएंगी। सारे का मैं लैब बारी बारी से करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपकी बातें और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग लैब की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग लैब करके देखते हैं सारी चीजों का। तो आप जानते हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लैब देखना है। सबसे पहले हमें देखना है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कैसे जब कोई रिएक्शन होता है तो गैस रिलीज होता है। तो जिसमें हमने देखा कि कोई भी एसिड में अगर हम कोई मेटल डालेंगे तो क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो वो हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में है। तो वो अगर ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो हमें डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। अब पिपेट पंप है ये, आप इसको यूज़ करना जानते होंगे। इसको इसमें से लेना है और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने डाला है। थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और रिमेनिंग को मैं इसमें डाल देता हूँ। कभी भी इन सभी को हाथ से टच नहीं करना चाहिए। और इसमें हम कोई मेटल का एक टुकड़ा डालेंगे, तो इसमें से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का बबल बाहर आएगा। तो मेटल का टुकड़ा हम कोई भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप आयरन नेल डाल सकते हैं। यहाँ मैं मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा डाल रहा हूँ। ये मैग्नीशियम रिबन है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसका भी हम लोग लैब देखेंगे जब हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आगे पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा। मैग्नीशियम रिबन, इसको जब हम जलाते हैं तो इसको जलाने से पहले हमें साफ करना पड़ता है, क्योंकि इस पर एक लेयर चढ़ा रहता है। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक लैब है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा एक टुकड़ा लिया और इसमें हम इसे डालेंगे। तो आप देखिए, अब आप देख रहे होंगे इसमें से बबल्स निकल रहा है। बबल्स, छोटा छोटा बबल्स, जो कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बबल्स ऊपर की ओर आ रहे हैं। छोटे छोटे बबल्स आपको ऊपर की ओर आते हुए दिख रहे होंगे। ये जो बबल्स ऊपर की ओर आ रहे हैं वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इस रिएक्शन, ये कैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ बबल्स बाहर आ रहे हैं। तो बबल्स का बाहर आना ये साबित कर रहा है कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, रिएक्शन होने का। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने देखा बबल्स बाहर आ रहे हैं। देखिए अब कितनी तेजी में बबल्स बाहर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी में बबल्स बाहर आ रहे हैं। इसको मैं अगर स्टर करूं इसो के, इससे देखिए कितनी तेजी में अब आपको बहुत ज्यादा बबल्स बाहर आता हुआ दिख रहा होगा। कितने सारे बबल्स
बाहर आ रहे हैं। तो ये सारे बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। या अगर आप चाहें तो सेकेंड इसका है कि आपने देखा कि ये कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ कि अब इसमें से गैस रिलीज होता रहेगा। और हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर करके रखें तो ये पॉप साउंड के साथ जलता है। तो यहाँ तो आपको साउंड सुनाई ही नहीं देगा, इतना कम साउंड इसमें से निकलेगा। तो जब हम लोग इंस्टीट्यूट खुलेगी तो फिर से इस लैब को हम लोग करेंगे, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को जला के देखेंगे। हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचाना जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। ये हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जब इंस्टीट्यूट खुलेगी तो हम उस पर बात करेंगे। इसको हम यहाँ रख देते हैं। आप अगर चाहें तो एक और मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या लिया जाए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए तो कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो वो भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक इसी तरह जब इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर उसको आप डालिएगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये हम लोग तब करके देखेंगे जब इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएगी। ठीक है। अभी आपको करके, अभी आपने एक देख लिया, वैसे होता है। नेक्स्ट था हमारा चेंज इन कलर। और चेंज इन कलर में आपने क्या देखा कि अगर हम लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को और पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिक्स करें तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा येलो कलर का, येलो कलर हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन। तो वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो हम थोड़ा सा वाटर लेते हैं, ये थोड़ा इसमें एसिड लगा हुआ था। हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों में हम हल्का हल्का वाटर लेते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें एक में लेड नाइट्रेट घुला दे और एक में हम पोटासियम आयोडाइड घुलाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें लेड पोटासियम आयोडाइड डाल रहा हूँ। इसमें मैंने पोटासियम आयोडाइड मिक्स किया। देखिए ये पोटासियम आयोडाइड इसमें घुल चुका है। और थोड़ा सा मैं इसमें लेड नाइट्रेट डालूंगा। बस थोड़ा सा डालना होता है, तो ज़्यादा नहीं। देखिए तो इसमें ये भी मिक्स हो गया। अब देखिए आप, तो हमने थोड़ा सा लेड नाइट्रेट और थोड़ा सा पोटासियम आयोडाइड मिक्स किया और दोनों को हम लेंगे। ये रहा हमारे सामने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और ये रहा हमारे सामने पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन। अगर अभी आप देखें तो दोनों में कोई कलर नहीं है, दोनों कलरलेस है। क्या आपको दोनों में कोई कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। और आप देखिए अब दोनों कितनी तेजी से येलो कन्वर्ट होता है, देखते रहिए। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको? पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? येलो हो गया। हो गया ना येलो? पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब आपका येलो कलर से भर गया। देखिए येलो कलर, पूरा का पूरा येलो कलर। और अगर आप देखें, अगर गौर से देखें, अगर मैं यहाँ अगर आप देखें, इस पे देखें तो ये सॉलिड बन के इस पे चिपका हुआ है। ये कोई लिक्विड नहीं है, सॉलिड बन के। ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का भी एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो बना वो क्या बना? सॉलिड बना। अगर मैं इसको यहाँ पर, इसके अंदर में जो आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड फॉर्म में लेड आयोडाइड है, तो यहाँ दो बातें, दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ दिख रही हैं। पहला चेंज इन कलर और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। समझ गए? तो चेंज इन कलर, तो इससे भी पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है। और ये आपके सीबीएसई सिलेबस में आपको ये लैब करना है। जब इंस्टीट्यूट खुलेगी तो हम लोग ये लैब, क्या इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, एक को सॉल्यूशन लेना है, दोनों का कोई कलर होगा नहीं, दोनों को मिक्स करोगे कलर हो जाएगा। तो साबित हो गया कि जब रिएक्शन होता है तो कलर चेंज होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रिसिपिटेट का बनना, तो अभी आपने तुरंत देखा, इसी रिएक्शन में आप प्रिसिपिटेट बनने को भी देख सकते हैं। या उसके बाद अगर देखें तो चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल आप घर में देख सकते हैं। आपने कभी अगर जीवन में लाइम, चूना जानते हैं आप, जो चूना होता है पुताई किया जाता है, उसे अगर कभी आप लाएंगे और डालेंगे बर्तन में तो क्या हो जाता है? पूरा बर्तन में पानी खौलने लगता है। क्यों खौलने लगता है? क्योंकि जब रिएक्शन होता है क्विक लाइम और वाटर के बीच में,
तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो वो कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो वो तो आप घर में भी देखते हैं वो लैब, वहां तो इसमें लैब करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे इसे जब खुलेगी तो हम लोग लैब कर सकते हैं। तो जब आप कंटेनर में डालते हैं क्विकलाइम, वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो स्लैक्ट-लाइम बनता है, क्विकलाइम कन्वर्ट हो जाता है स्लैक्ट-लाइम में और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है, यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इन सारे जो भी रिएक्शंस हैं, जब इंस्टीट्यूट इसीलिए कहा जाता है, अगर अभी इंस्टीट्यूट खुली होती तो हम लोग ये सारे लैब को यहाँ करके देखते। तो जब खुलेगी तो सारे लैब्स को हम लोग फिर से रिपीट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास कोई ज़्यादा भयंकर था नहीं, सारी बातें छोटी छोटी बातें थी कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, और उसका मैंने बहुत हद तक जहाँ तक पॉसिबल था मैंने करवा भी दिया। जब आप आएंगे इंस्टीट्यूट तो सारी बातें होंगी ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन पे बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे बात करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।